एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के स्टैटिक जीके के इस वीडियो में हम करेंगे रामसर साइट्स इन इंडिया। अब आपको इतना तो पता होगा कि जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड को ही रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम वेटलैंड्स देखेंगे, उसके बाद रामसर सम्मेलन देखेंगे, उसके बाद वेटलैंड्स का फायदा क्या है, वेटलैंड्स का महत्व क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वेटलैंड्स खतरे में क्यों है, किसी स्थल को वेटलैंड्स घोषित किए जाने के फायदे क्या हैं, इंडिया में रामसर साइट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, पिटलैंड्स क्या होते हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके पहले आपको समझना ये जरूरी है कि जो शब्द है वेटलैंड, ये क्या है। ये अपने आप आपने बहुत बार सुना होगा, कई बार इसको नम भूमि बोलते हैं, कई बार इसको आर्द्र भूमि बोलते हैं, गीले इलाके। देखिए, वेटलैंड जो होता है वो गीला इलाका होता है, जहाँ पर भी पानी भरा होता है, जैसे झील। अब वेटलैंड जो होते हैं ये गीले इलाके होते हैं, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव भी होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर रहते हैं, ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे होते हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। और वेटलैंड्स दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है स्वाम्प, दूसरा होता है मार्श। वैसे हिंदी में दोनों का ही मतलब होता है दलदली या कीचड़ भरा इलाका, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। इन दोनों में दोस्तों फ़र्क होता है कि जो स्वाम्प होता है, जिसे हम स्वाम्पी एरिया बोलते हैं, यहाँ पर पेड़ ज़्यादा होता है। पानी यहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं, यानी वृक्ष ज़्यादा होते हैं। ये वो गीले इलाके होते हैं जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो मार्सी एरिया होता है, जिन्हें हम मार्श बोलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे यानी घास बहुत ज़्यादा होती है। तो दोनों ही वेटलैंड हैं। वेटलैंड के दो प्रकार हैं, ये बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों वेटलैंड्स में। केवल इतना ही फ़र्क है इन दोनों वेटलैंड्स में, जितना मैंने आपको बतलाया। एक जगह पेड़ ज़्यादा होते हैं एक वेटलैंड में, और दूसरे वेटलैंड में घास ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे रामसर साइट्स क्या होती है। रामसर साइट्स क्या है, तो बात 1971 की है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, वो सबसे पहली बार एक ईरान का शहर है रामसर, वहाँ पर मिलती हैं। ईरान शहर का नाम है, ईरान कंट्री का नाम है, शहर का नाम है रामसर। वहाँ पे ये कंट्री मिले 1971 में। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर कंट्री को में जो ये इलाके हैं उन्हें बचाना चाहिए, यानी वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। वेटलैंड्स का दोस्तों कंजर्वेशन करना चाहिए। और इन्होंने मिलकर साइन किया, जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। इन्होंने मिलकर के एक ट्रीटी साइन की, जिसे बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन बोलते हैं उसे। रामसर कन्वेंशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामसर नाम की जगह पर साइन हुआ था ये। और वैसे इनको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि आर्द्र भूमि पर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नम भूमि या आर्द्र भूमि पर सम्मेलन। अब हर कंट्री में कुछ न कुछ ऐसे इलाके ज़रूर होते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं। तो लाखों वेटलैंड्स हैं इंडिया में भी, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर वे रामसर साइट्स के अंदर आ जाते हैं, तो इसका मतलब उनको इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का वेटलैंड्स डिक्लेयर कर दिया गया है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे आपके घर के पीछे कोई तालाब होगा, तो वो भी वेटलैंड है, बिल्कुल वेटलैंड है वो। लेकिन क्या वो अंतर्राष्ट्रीय इम्पॉर्टेंस का है, ये मायने रखता है। क्या वो उतना ज़रूरी है भारत के लिए कि उसको हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड डिक्लेयर करवाने के लिए नॉमिनेशन में भेजें? तो रामसर ये सब दोस्तों डिसाइड करता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कोई है या नहीं है। रामसर ट्रीटी जो साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को।
तो हर साल इनकी बैठक होती है, वहाँ पे हर कंट्री अपने कुछ नॉमिनेशन भेजता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नॉमिनेशन भेजते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं बहुत सारे क्राइटेरिया मापदंड पे कि क्या हमें इनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए या नहीं। अगर डिक्लेयर हो गया उसी को हम रामसर साइट बोलते हैं। अगर एक बार कोई भी झील या तालाब या कोई भी नम भूमि, जिसे आर्द्र भूमि बोलते हैं, एक बार अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड डिक्लेयर हो गया, तब हम उसे बोलना शुरू कर देते हैं रामसर साइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा रामसर साइट क्या है। क्यों इसे रामसर साइट? क्योंकि सबसे पहली बार रामसर में कंट्री मिले थे जहां पर रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। पहली बार रामसर में कंट्री मिले थे जहां पर रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। अब एक बात और आता है दोस्तों, हमारे वेटलैंड्स खतरे में हैं। इसके बहुत से कारण हैं। इन आर्द्र भूमि पर संकट है। रीजन ऑफ दीज वेटलैंड टू बी एट रिस्क। बहुत से कारण हैं। 3 प्रमुख कारण मैंने बताया है। पहला कारण है दोस्तों पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। प्रदूषण के कारण भी हमारे वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि खतरे में है, नम भूमि खतरे में है। दूसरा कारण है दोस्तों बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण झीलों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। जैसे कोई तालाब होता है या कोई गड्ढा होता है, उसको पाट करके मिट्टी से हम उस पर घर बना लेते हैं, तो उससे भी वेटलैंड्स को संकट है। तीसरा है इंक्रोचमेंट, जिसे बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? लोगों ने आर्द्र भूमि को रहने के स्थानों में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है और आसपास की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को परेशानी हुई है इससे। तो ये रीजन थे दोस्तों वेटलैंड्स जो खतरे में हैं। अब देखते हैं महत्व क्या है वेटलैंड्स का, यानी आर्द्र भूमि का महत्व क्या क्या है। बहुत सारे महत्व हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं। वेटलैंड्स हमें इतने इंपॉर्टेंट क्यों लगते हैं? सबसे पहला रीजन ये है, प्रोवाइड अस विथ वाटर। ये हमें जल प्रदान करते हैं, यानी इनसे हमें पानी मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? दूसरा इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स का कि वेटलैंड्स हमें बाढ़, सूखे व अन्य आपदाओं से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? क्योंकि ये बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन वेटलैंड्स में भी अवशोषित होता है, तो इससे बाढ़ और सूखे की जो आपदा होती है उसको नियंत्रित किया जाता है वेटलैंड से। तीसरा महत्व क्या है? यह लाखों लोगों को भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं। कैसे? जैसे लोग मछली पकड़ते हैं, लकड़ी इकट्ठा करते हैं, तो यह भी एक रोजगार का साधन बन जाता है लोगों के लिए। और चौथा फायदा क्या है दोस्तों? जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। मतलब वेटलैंड जहाँ नमी होती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं। वे किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है, की तुलना में अधिक कार्बन जमा करते हैं। मतलब कार्बन सिंक का भी काम करते हैं वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। वातावरण से कार्बन को अवशोषित करते हैं, अर्थात वातावरण में कार्बन को कम कर देते हैं। इतनी सारी इंपॉर्टेंस है दोस्तों आर्द्र भूमि की या नम भूमि की। एडवांटेज क्या है? किसी स्थल को रामसर साइट घोषित किए जाने का फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, मैं केवल 3 पे प्रकाश डालूंगा। यह क्या करता है? यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके सही उपयोग में मदद करता है। यदि कोई भूमि आर्द्र भूमि घोषित कर दी गई है, रामसर साइट घोषित कर दी गई है, तो उस आर्द्र भूमि का संरक्षण और उसका सही उपयोग किया जाता है, क्योंकि जागरूकता फैल जाती है। दूसरा, रामसर साइट घोषित किए जाने का फायदा क्या है? यह संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे सहयोग मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग मिलता है। केंद्रीय धन भी प्राप्त करता है ये दोस्तों केंद्रीय सेंट्रल फंडिंग भी इसे की जाती है। और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो चुका होता है। लोग सोचते हैं कि इसको वेटलैंड घोषित किया गया है, तो क्या खास बात है? आइए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तीसरा यह है, यह पर्यटन को बढ़ावा देता है, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है और पर्यटन में वृद्धि के कारण आसपास के क्षेत्रों के लिए अधिक आर्थिक लाभ भी
उत्पन्न करता है। राज्य में अन्य आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता भी ये पैदा करता है। अब रामसर साइट्स, इंडिया में कुल कितने रामसर साइट्स हैं इसको हम देखेंगे। इंडिया में दोस्तों, भारत में 37 आर्द्रभूमि है, मतलब रामसर साइट हैं। आर्द्रभूमि इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन 37 आर्द्रभूमि ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, या हम कह सकते हैं कि भारत में 37 रामसर साइट हैं। पहले इनकी संख्या 27 थी, हाल ही में 10 और जोड़ी गई तो टोटल 37 हो गई। फरवरी 2020 में 10 और जोड़ी गई हैं तो टोटल 37 आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि हो गई। आर्द्रभूमि न केवल समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का घर होते हैं, बल्कि दोस्तों जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रमुख ढालों में से एक का काम करते हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन में बहुत लाभकारी होते हैं आर्द्रभूमि। हाल ही में आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन के तहत संरक्षित क्षेत्रों की बढ़ती सूची में एक महत्वपूर्ण वृद्धि अर्जित की गई है। रिसेंटली देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट एडिशन टू द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब दोस्तों, पीटलैंड क्या होते हैं? पीटलैंड भी एक प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं। इसको यहीं पर समझाना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि पीटलैंड भी वेटलैंड्स ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं पीटलैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, वेटलैंड्स ही होते हैं पीटलैंड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट ऐसे है कि किसी पानी के स्रोत में कई बार फूल, पत्तियां, जो पौधे हैं वो कई बार मर जाते हैं। पौधों की पत्तियां टूट के पानी में गिरती रहती हैं। ऐसा दृश्य आपने अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखा होगा, ये सब गिरती रहती हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो वेटलैंड्स हैं, इनमें पौधों की पत्तियां, पौधे, घास वो पानी में मिल गई, यानी गिर के पानी में मिल जाते हैं, और ये जमावड़ा एक के ऊपर एक लगता रहता है। और मान लीजिए किसी कारण से इनके ऊपर मिट्टी आ गई, तो फिर इनका विघटन, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन बोलते हैं, नहीं हो पाता है। ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक पत्ती, मान लो अगर आप एक पत्ती को मिट्टी में मिला दो तो कुछ दिनों बाद आपको वो पत्ती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पत्ती पूरी तरह से विघटित होकर मिट्टी ही बन जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह कोई फल है, इसके ऊपर मिट्टी रख दो, कुछ दिनों बाद वो फल भी आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे सूक्ष्मजीव इसके ऊपर एक्ट करेंगे और ऑक्सीजन की मदद से इसका एरोबिक डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन करेंगे, अर्थात इसका विघटन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको फ्रेगमेंट करते हैं। तो जिन तत्वों का ये बना होता है उसी में ये टूट जाता है और फिर ये हमारे वातावरण में मिल जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है इससे? कई बार अगर पानी में पत्तियां, फल, फूल गिरते रहें और मिट्टी पड़ गई तो इनका विघटन नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ये मिट्टी में मिल जाती हैं। अब ये पत्तियां अगर मिट्टी के नीचे दब गईं तो उनमें फिर ऑक्सीजन की कमी रहेगी, मतलब वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो इनके टच में नहीं आ पाएगी, इसलिए इनका विघटन नहीं हो पाएगा, अर्थात ये डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी। तो क्या बनेगा? तो इसी को हम पीट बोलते हैं। अगर नॉर्मली डिकम्पोजिशन हो जाता है तो उसे पीट नहीं बनेगा। अगर डिकम्पोजिशन नहीं होता है, बहुत सारी पत्तियां, फल, फूल इकट्ठा होते रहते हैं, पौधे भी इकट्ठा होते रहते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं बहुत वर्षों के बाद, उसी को हम पीट लैंड बोलते हैं। दोस्तों, हम क्या बोलते हैं? पीट लैंड बोलते हैं। पीट में ऑर्गेनिक कार्बनिक मटेरियल होता है। कैसे होता है अभी समझेंगे। मतलब इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आप ये सोचिए, ये जो पत्ती है वो किस चीज़ की बनी होती है? बहुत सारे तत्व हैं इसमें, जैसे कार्बन है, जैसे नाइट्रोजन है इसमें, मतलब बहुत सारे तत्वों से मिलकर एक पत्ती, पौधा, फल जो भी है ये सब मिलकर बने होते हैं। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनको तोड़ दिया तो क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन वापस हमारे वातावरण में
चला आएगा? आप बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन वापस हमारे वातावरण में चला आएगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन पत्तियों, फूल, पौधों को तोड़ दिया, यानी हमारे हवा में कार्बन चला जाएगा। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण टूट नहीं पाते हैं। कब नहीं टूट पाते हैं? जब ये पीट बन जाते हैं तो, और ये कई वर्षों तक दबे रह जाते हैं, तो इस वजह से ये पीट बन जाते हैं। और ये जो पीट है उसमें कार्बन बहुत होता है, क्योंकि जिस चीज़ में कार्बन होता है आप उसको जला सकते हो, आप उसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर भी कर सकते हो, ईंधन के तौर पर कर सकते हो। कोयला क्या है दोस्तों? कोयला कार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन जितने हैं आप उनको जला सकते हो। तो ये पीट जो है ईंधन का काम करता है। अच्छा, एक बात इमेजिन करिए, अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता? मतलब अगर ये जमीन के नीचे दबे यानी पीट लैंड नहीं होता तो क्या होता? मोटे मोटे तौर पर ये समझिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते? इनको तोड़ देते, क्योंकि इन्हें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाता। सोच के देखिए कितना कार्बन हमारे वातावरण में चला जाता। ऑलरेडी इतना ज़्यादा कार्बन हमारे वातावरण में जा रहा है, धुएं से, पॉल्यूशन से, इंडस्ट्री से, और ये भी चला जाता, यानी पीट लैंड में जो कार्बन स्टोर है वो भी चला जाता। अब ये जो पीट है इन्हें हम पीट लैंड बोल देते हैं। यानी हमारे जो वेटलैंड होते हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो पीट लैंड होता है। यहाँ तक कि FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, WHO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तथा अन्य संस्थाओं ने भी कहा है कि अगर हमें वातावरण को बचाना है, पीटलैंड को बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा पीटलैंड को? क्योंकि अगर मान लीजिए पीटलैंड का विघटन शुरू हो गया, मतलब अगर पीटलैंड को हमने सही से मैनेज नहीं किया, तो वो कार्बन जो अब तक पीटलैंड में जमा होती है, अब वो कार्बन ऑक्सीजन के टच में आ जाएगी, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल टूट के हमारे वातावरण में कार्बन को रिलीज करेगा। तो हमारे वातावरण में कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या उत्पन्न होगी। और आपको पता है इससे क्या हो सकता है दोस्तों? यह अगर अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। इसीलिए पीटलैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीटलैंड में पूरी दुनिया के मिट्टी में जितने भी कार्बन हैं उसका 40% कार्बन पीटलैंड में ही स्टोर्ड है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो पीटलैंड है वो कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ केवल स्टोर ही नहीं करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ कार्बन को एब्जॉर्ब भी करते हैं। यानी वो कार्बन को स्टोर ही नहीं करते बल्कि कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब यह है कि वातावरण में जो कार्बन है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं हमारे पीटलैंड। दुनिया की जितनी भी जमीन है उस पर 3% है, अर्थात 3%, दुनिया की जितनी भी जमीन है उसके 3% एरिया पर, दुनिया के दोस्तों जितने भी जमीन है उसके 3% एरिया पर पीटलैंड है। लेकिन उसके बावजूद 550 गीगाटन कार्बन स्टोर करके रखे हुए हैं पीटलैंड। 550 गीगाटन कार्बन स्टोर करके रखे हुए हैं, जो कि हमारी मिट्टी के टोटल कार्बन का 40% है। टोटल कार्बन का 40% है। तो पीटलैंड को बचाना आवश्यक है हमारे लिए। क्यों? अगर हमें पर्यावरण या वातावरण को बचाना है तो हमें पीटलैंड को बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा कोई अन्य उपचार नहीं है। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इंग्लिश में जिसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बोलते हैं, मनाया जाता है। क्यों 2 फरवरी को ही मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर सम्मेलन को अंगीकार किया गया था। मानवता और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1997 में पहली बार 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा वेटलैंड क्या होते हैं, पीटलैंड क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे क्या होता है,
पीटलैंड्स का महत्व क्या होता है, सब समझ में आपको आ गया होगा। आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि इंडिया में कुल टोटल 37 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स क्या हैं? ऐसी आर्द्रभूमि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया है, उन्हीं को हम रामसर साइट्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में है। भारत का एक प्रदेश उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। एक रामसर साइट है दोस्तों समन बर्ड सेंचुरी, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है समन बर्ड सेंचुरी। दूसरा रामसर साइट है दोस्तों सरसई नंवर झील रामसर साइट, सरसई नंवर झील रामसर साइट। यह इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सूरज क्रेन यहाँ पाया जाता है। एक बात और बता दूं, ये सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। सूरज क्रेन सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। यह कहाँ पर है? यह उन्नाव जिले में है, यूपी के। इसका एक और नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। एक और रामसर साइट है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट, यह रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, यह भी एक रामसर साइट है, यह हरदोई जिले में स्थित है, जिसे पहले दाहर झील के नाम से जाना जाता था। सांडी पक्षी अभ्यारण्य को पहले दाहर झील के नाम से जाना जाता था, दाहर झील के नाम से जाना जाता था। पार्वती अर्ग अभ्यारण्य, पार्वती झील और अर्गा झील इसमें मौजूद हैं। पार्वती अर्ग सेंचुरी में एक पार्वती लेक है और एक अर्गा झील, दोनों इसमें मौजूद हैं। इनको पहले सरयू नदी से पानी मिलता था, फिर ये ऑक्सबाउ लेक बन गए, यानी गोखुर झील बन गए। अभी देखेंगे हम गोखुर झील क्या होता है। अपर गंगा, अब देखते हैं अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर को भी दोस्तों रामसर साइट घोषित किया गया है। ब्रज घाट से नरोरा खिंचाव के बीच में का जो एरिया है उसे अब अपर गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। इसकी खास बात क्या है? डॉल्फिन और घड़ियाल, मगरमच्छ की 3 प्रजातियां होती हैं। अभी तीनों प्रजातियों के बारे में बतलाऊंगा, लेकिन एक प्रजाति उसमें से घड़ियाल होती है। तो मगरमच्छ की घड़ियाल वाली प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, अपर गंगा में घड़ियाल वाली प्रजाति, और डॉल्फिन भी यहाँ पर पाई जाती है। अभी आपको मैंने बताया कि सरयू नदी से पानी मिलता था, किसको? पार्वती झील को और अर्गा झील को, और फिर ये ऑक्सबाउ लेक यानी गोखुर झील बन गया। अब देखते हैं गोखुर झील क्या होता है। दोस्तों नदी हमेशा घुमावदार रास्ते से बहती है, सिंपल समझिए आप, नदी हमेशा घुमावदार रास्ते से बहती है। जब ये वाटर यहाँ से आएगा तो इस पर फोर्स इसका ज़्यादा लगेगा, ऊपर वाले पोर्शन पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो समय के साथ ये ऊपर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा सिल्टिंग होगा। सिल्टिंग का मतलब होता है कि वो जो पानी अपने साथ कंकड़ पत्थर लाएगा उसका जमाव होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये इस शेप में आ जाएगी नदी, धीरे धीरे समय के साथ इस शेप में आ जाएगी। और ज़्यादा समय बीतेगा, एक समय ऐसा आएगा कि नदी इस शेप में आ जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। फिर पानी ऐसे इस पर स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ आएगा, पानी इस पर ऊपर स्ट्राइक करेगा, फिर नीचे आएगा। फिर एक समय ऐसा आता है फ्रेंड्स कि ये इतना ज़्यादा घुमावदार रूप ले लेती है यू आकार का कि पानी इस पर स्ट्राइक न करने के अलावा ये पानी सीधा निकल जाता है। ये पानी कैसा निकल जाता है दोस्तों? ये पानी सीधा निकल जाता है, इस शेप में आएगा तो ये पानी सीधा निकल जाएगा और बाद में यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाएगा, तो यह एक झील का रूप ले लेता है। इसी यू आकार के झील को हम गोखुर झील या ऑक्सबाउ झील कहते हैं। इसी आकार को हम ऑक्सबाउ लेक या गोखुर झील कहते हैं। कहने का मतलब ये है नदियों के द्वारा जो झील बनाए जाते हैं उसे हम गोखुर झील कहते हैं। और नदियों का जो ये शेप होता है, जिस शेप में सर्पीले शेप में नदियाँ चलती हैं, घुमावदार रास्तों में जो बहती हैं, उन्हें हम मेंडर कहते हैं, MEANDER, मेंडर कहते हैं। नदियों के शेप को हम मेंडर कहते हैं, एक स्पेशल वर्ड है उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ गोखुर झील आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं केरल की तरफ।
केरल में भी कुछ रामसर साइट हैं, 3 ही हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, 7 हैं, आपको बतला चुका। केरल में रामसर साइट 3 हैं। पहला है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, समस्तकोट्टा झील। यह केरल के कोलाम जिले में है। इस झील का नाम समस्तकोट्टा मंदिर के नाम पर रखा गया है, बस इतना ही आवश्यक है। यह भी एक रामसर साइट है। दूसरा रामसर साइट है अष्टमुड़ी झील। अष्ट का मतलब होता है 8, मूड़ी का मतलब होता है दोस्तों चोटी। यह भी केरल के कोलाम जिले में स्थित है अष्टमुड़ी झील। अगला है दोस्तों, अब ये जितने रामसर साइट होंगे दोस्तों, आप देखेंगे या तो लेक होंगे या तो पॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वेटलैंड को ही रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। अगला है दोस्तों वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वेम्बनाड कोल झील भारत की सबसे लंबी झील है। ये ध्यान रखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड कोल वेटलैंड झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो जो चिल्का झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है। ये सब आगे आपको बतलाएंगे जब लेक के बारे में पढ़ाएंगे। फिलहाल ये जानिए, वेम्बनाड कोल झील भारत की सबसे लंबी झील है। हर साल इस झील में नेहरू बोट रेस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर साल इस झील में नेहरू बोट रेस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह कोच्चि और अलापुझा को पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। वेनिस एक शहर है। बिल्डिंग के बीच में जो पानी वाटर बॉडी होती है उसी को हम वेनिस बोलते हैं। वेनिस, पूर्व का वेनिस एक शहर को और बोलते हैं। मैंने आपको शहरों के उपनाम वाले वीडियो में बताया था, लेकिन अलापुझा को भी पूर्व का वेनिस कहते हैं। तो यह कोच्चि और अलापुझा में स्थित है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड जो है यह कोच्चि और अलापुझा में स्थित है। यह झील लक्षद्वीप सागर में जाकर गिरती है। दिस लेक फॉल इनटू लक्षद्वीप सी। लक्षद्वीप सागर में जाकर के यह झील दोस्तों गिर जाती है। अब देखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ रामसर साइट्स। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश में। एमपी में एक ही है, भोज वेटलैंड। इसे हम बोलते हैं भोज वेटलैंड। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस वेटलैंड में 2 झीलें, भोजताल और निचली झील, भोजताल और लोअर लेक शामिल है। भोजताल फेमस है किसके लिए? भोजताल कलियासोत नदी में गिरती है। ये जो भोजताल झील है यह एक नदी है, उसका नाम है कलियासोत नदी। कलियासोत नदी में भोजताल गिरती है। भोजताल को पानी कलियासोत नदी से मिलता है और कलियासोत नदी सहायक नदी है बेतवा नदी की। किसकी? बेतवा नदी की। और बेतवा सहायक है यमुना की, यमुना सहायक है गंगा की। महाराष्ट्र में केवल एक ही रामसर साइट है। इसे बोलते हैं नंदूर मद महेश्वर पक्षी विहार। नंदूर मद महेश्वर पक्षी विहार है ये एक पक्षी विहार है दोस्तों। नंदूर मद महेश्वर नासिक में है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है ये। और फरवरी 2020 में महाराष्ट्र को ये अपना पहला रामसर साइट मिला है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र को अपना पहला रामसर साइट मिला है। अब आते हैं राजस्थान और गुजरात के कुछ रामसर साइट हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क, इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इट इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज आल्सो इंक्लूड, अभी इसके बारे में बताएंगे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है। फिलहाल ये जानिए कि 2 ही रामसर साइट ऐसी हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। एक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरा है सुंदरवन। 2 ही रामसर साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, केवल 2 ही। और टोटल इंडिया में कितनी रामसर साइट है? टोटल इंडिया में 37 रामसर साइट है। उनमें से केवलादेव रामसर साइट और सुंदरवन रामसर साइट 2 ऐसे रामसर साइट हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? स्विट्जरलैंड में
जिनेवा नदी है, जिनेवा शहर भी है, जिनेवा झील भी है। जिनेवा झील भी है। इस जिनेवा झील के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स। जिनेवा झील के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स। मॉन्ट्रियक्स में एक रिकॉर्ड रखा गया है। अब ये रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? देखो, कई हमारे रामसर साइट डेंजर में हैं क्योंकि मानव गतिविधियों, प्रदूषण की वजह से ये इनके ऊपर खतरा है, इसीलिए कई रामसर साइट हमारे डेंजर में हैं। तो उन पे नज़र रखने के लिए एक रिकॉर्ड बुक बनाया गया है। इस रिकॉर्ड बुक को रखा गया है मॉन्ट्रियक्स में, इसीलिए इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के नाम से ये पॉपुलर हो गया है। तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो भारत की 2 रामसर साइटें मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखी गई हैं। पहला यही है केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है केवलादेव नेशनल पार्क रामसर साइट जो है दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक और रामसर साइट है, वो है सुंदरवन। लेकिन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखी गई हैं 2 रामसर साइटें भारत की। पहला है केवलादेव रामसर साइट, दूसरा है लोकटक झील जो मणिपुर में है। लोकटक झील जो मणिपुर में है। और उसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला है दोस्तों सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में है। ये एक जहर फैला था, इसी कारण यह झील काफी न्यूज में थी। सांभर झील यह भी एक रामसर साइट है। हाल ही में बोटुलिनम टॉक्सिन नामक एक जहर इस झील में फैल गया था, जिस कारण से कई पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। इस झील में बड़ी मात्रा में नमक उपस्थित है, यह भी ध्यान रखिए। भारत का लगभग 8% नमक इसी झील से आता है। इसी जहर के कारण बहुत सारे पक्षी मारे गए थे दोस्तों, और इस झील में भारत का लगभग 8% नमक इसी झील से आता है। अब अगला है दोस्तों नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। यह भी एक रामसर साइट है। गुजरात के अहमदाबाद के पास है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। केवल नाम ही आपको ध्यान में बैठाना है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है आपको मैं बतला चुका हूँ। मॉन्ट्रो स्विट्जरलैंड जिनेवा झील के पास एक जगह है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज द मॉनिटरिंग रामसर साइट। यह मॉनिटर करता है रामसर साइट को, मतलब निगरानी रखता है। भारत में केवल 2 रामसर स्थलों को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रखा गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है। इससे ज़्यादा जानने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। रामसर साइट्स इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रामसर साइट कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक एक हैं। सबसे पहले आते हैं हम तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में एक है पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। पॉइंट कैलिमेरे दोस्तों एक वन्यजीव भी है, वाइल्ड लाइफ भी है और पक्षी अभ्यारण्य भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, ध्यान रखिएगा। यह नागमपट्टिनम जिला में स्थित है। यह काले हिरण, जिसे हम ब्लैक बक बोलते हैं, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध हैं। और काले ब्लैक बक के बारे में एक बात बताऊं, स्टेट एनिमल ये 3 राज्यों का है। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला है कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। यह फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। फ्लेमिंगो पक्षी के लिए यह फेमस है। यह झील, कोलेरू झील 2 जिलों कृष्णा और पश्चिम गोदावरी में फैला हुआ है। एक सबसे खास बात यहाँ का यह है, अटपका पक्षी अभ्यारण्य कोलेरू झील में ही स्थित है। अटपका बर्ड सेंचुरी कोलेरू लेक में ही स्थित है। अब कुछ रामसर साइट देखेंगे जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। आपको पता है कि लद्दाख अब अलग हो गया है और जम्मू कश्मीर अब अलग हो गया है, दोनों बन गए हैं टेरिटरी। तो सबसे पहले लद्दाख वाले को देखते हैं। लद्दाखी भाषा में स्यो का मतलब ही होता है झील। तो स्यो मोरीरी इसे बोलते हैं स्यो मोरीरी झील। और मोरीरी का मतलब होता है पर्वत।
लद्दाखी भाषा में शो का मतलब होता है झील और मोरीरी का मतलब होता है पर्वत। तो इसे पर्वती झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे पर्वती झील के नाम से भी जाना जाता है। यह चांगथांग पठार का में स्थित है। यह झील चांगथांग पठार में स्थित है यह झील। अब एक दोस्तों सूरीनसर मानसर झीलें, ये कहाँ पे हैं? यह जम्मू कश्मीर में है। यह जम्मू कश्मीर में है। दोनों अलग अलग झील है दोस्तों, सूरीनसर और मानसर लेक, लेकिन दोनों को मिला करके एक रामसर साइट घोषित किया गया है जम्मू में। ये दोनों अलग अलग हैं। दो और देख लेते हैं जम्मू और कश्मीर में। होकेरा वेटलैंड, होकेरा आर्द्रभूमि, यह कहाँ पर है? श्रीनगर में है। जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के पास जम्मू और एंड कश्मीर भी है। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये जान लीजिए आप। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित एक भारत का शहर है। अगला है दोस्तों वूलर लेक। वूलर लेक यह जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले में है। झेलम नदी द्वारा पानी इस झील को पहुंचाया जाता है। वूलर लेक को पानी झेलम नदी के द्वारा मिलता है। मीन्स झेलम रिवर ड्रेनिंग इट्स वाटर इनटू वूलर लेक। ये काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों आ चुका है कि वूलर लेक को किस नदी से पानी मिलता है। अब कुछ देखेंगे हम दोस्तों उड़ीसा के, अब कुछ देखेंगे हम रामसर साइट्स ऑफ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के। सबसे पहले देखते हैं हम चिल्का लेक। चिल्का लेक यह उड़ीसा में है। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी इस झील पर है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, भारत का सबसे नमकीन पानी किस झील का होता है? तो उत्तर चिल्का झील नहीं होगा। भारत का सबसे खारा पानी किस झील का होता है? तो उत्तर होगा सांभर झील। देखो, सांभर झील चिल्का झील से बड़ा नहीं है, लेकिन उसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है। कहने का मतलब यह है, एक गिलास वाटर आप सांभर झील का लो और एक गिलास वाटर आप चिल्का झील का लो, तो सबसे ज़्यादा नमक आपको सांभर झील वाले जो गिलास का पानी है उससे प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये भारत का सबसे खारा झील सांभर झील है, लेकिन भारत का खारे झील का सबसे बड़ा झील, भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील वो चिल्का झील है। अब खारे पानी का भी एक पैमाना होता है, किस लेवल तक उसे खारा बोलेंगे, किस लेवल तक उसे हम खारा नहीं बोलेंगे। तो उस लेवल में तो जो चिल्का झील का वाटर है आ जाता है, इसीलिए यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और उस लेवल के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पर है भारत में सांभर झील का जो वाटर है। इसीलिए सांभर झील भारत की सबसे ज़्यादा खारी झील के रूप में जानी जाती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब एक है दोस्तों पूर्वी कोलकाता वेटलैंड। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, जल कुंभी का पौधा जिसे वाटर हाइचिन बोलते हैं यहाँ पाया जाता है। जल कुंभी का पौधा भी यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि कोलकाता का मल जल यहाँ एकत्र होता है। पूर्वी कोलकाता वेटलैंड में ही कोलकाता का मल भी एकत्र होता है और कोलकाता का जल भी एकत्र होता है, और फिर पानी की प्राकृतिक सफाई होती है। यह एक चमत्कार माना जाता है दोस्तों कि कोलकाता का मल और जल यहीं पर एकत्रित होता है और बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्राकृतिक रूप से इसका सफाई हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ जो पानी को साफ करने वाले जलकुंभी पाए जाते हैं। इस वजह से यह स्वतः अपने आप साफ हो जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता इसे नहीं पड़ती है। अपने आप में यह एक दुनिया का अजूबा माना जाता है, विद्वानों ने माना है। सुंदरवन वेटलैंड, सुंदरवन वेटलैंड के बारे में मैंने बताया, यह भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
अभी अभी मैंने एक और का आपको केवलादेव भी बतलाया था। केवलादेव और सुंदरबन दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के। दो ही रामसर साइट ऐसी हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो सुंदरबन भी है, यह पश्चिम बंगाल में है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसमें विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन हैं, मीन्स मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। इसमें सुंदरी पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सब कुछ सुंदरवन के नाम से है। जो भी आप इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी में पढ़ते हो सब कुछ सुंदरवन के नाम से है। अब उसके बाद भितरकनिका। भितरकनिका उड़ीसा में है। यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदी में स्थित है। भितरकनिका मैंग्रोव्स जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है, यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदी पर स्थित है, जो खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। खारे पानी के मगरमच्छ को इंग्लिश में कहते हैं एस्चुराइन मगरमच्छ, एस्चुराइन क्रोकोडाइल बोलते हैं। वास्तव में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां होती हैं दोस्तों। एक मगर होता है, एक घड़ियाल होता है, एक खारे पानी का मगरमच्छ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। मगरमच्छ की 3 प्रजातियां होती हैं। नंबर 1 केवल उसका नाम मगर होता है, नंबर 2 उसका घड़ियाल होता है, मीन्स घड़ियाल भी एक प्रकार का मगरमच्छ है, और तीसरा होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, लार्जेस्ट आर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़े खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजातियों में सबसे बड़ा मगरमच्छ खारे पानी का मगरमच्छ होता है। एक बात और ध्यान रखिए, गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। कहाँ पर? भितरकनिका मैंग्रोव रामसर साइट में गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य में ओविल रिडले कछुए पाए जाते हैं। ओविल रिडले कछुओं के लिए यह प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा उड़ीसा में जब भी कोई खेल होता है तो शुभंकर, जिसे इंग्लिश में मैस्कॉट बोला जाता है, ओविल रिडले कछुए को ही वहाँ का शुभंकर बनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, ये कछुए मीन्स ये टर्टल्स, ये कछुए ऋषिकुल्या बीच पर भी पाए जाते हैं। ऋषिकुल्या बीच पर भी पाए जाते हैं। तो ओविल रिडले कछुए ऋषिकुल्या बीच पर भी पाए जाते हैं और गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। उड़ीसा में घड़ियाल, मगरमच्छ सतकोसिया टाइगर रिजर्व में भी पाए जाते हैं। घड़ियाल वाला जो मगरमच्छ है वो सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व में दोस्तों घड़ियाल वाली जो प्रजाति है वो पाई जाती है। और उड़ीसा में मगर वाली जो प्रजाति है वो घोधड़ा में पाए जाते हैं। मगर वाली प्रजाति घोधड़ा में पाए जाते हैं और घड़ियाल वाली प्रजाति सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। और खारे पानी का जो मगरमच्छ होता है वो सबसे बड़ा मगरमच्छ होता है। और खारे पानी का मगरमच्छ कहाँ पर पाया जाता है? ब्राह्मणी और बैतरणी नदी में। तो उड़ीसा में खारे पानी का मगरमच्छ ब्राह्मणी और बैतरणी नदी में पाया जाता है। और घड़ियाल वाला मगरमच्छ सतकोसिया टाइगर रिजर्व में पाया जाता है उड़ीसा में ही। और मगर वाला मगरमच्छ घोघड़ा में पाया जाता है उड़ीसा में ही। उम्मीद करता हूं सब क्लियर आपको हो गया होगा। रामसर साइट्स इन पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स पंजाब में हैं, 6 हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा 7 हैं और पंजाब में 6 हैं। केवल नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पहला है केशोपुरा मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुरा मियानी कम्युनिटी रिजर्व, यह भी एक रामसर साइट है। दूसरा है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास नदी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध डॉल्फिन मीन्स ब्यास नदी पर यह ब्यास संरक्षण रिजर्व है। एक प्रसिद्ध डॉल्फिन सिंधु डॉल्फिन केवल यहीं पर पाई जाती है, यानी ब्यास नदी पर ही केवल पाई जाती है। कौन सी डॉल्फिन? इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन केवल, सिंधु नदी डॉल्फिन केवल प्रसिद्ध ब्यास नदी पर ही पाई जाती है। अगला है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह भाखड़ा नांगल बांध के पानी में व्याप्त होता है। भाखड़ा नांगल जो बांध है
उसके पानी में व्याप्त होता है। एक है हरिके वेटलैंड, हरिके ब्यास और सतलज नदी का पानी आता है। हरिके वेटलैंड में पानी कहाँ से आता है? ब्यास रिवर से और सतलुज रिवर से। ये नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ब्यास रिवर और सतलुज रिवर सिंधु नदी की सहायक रिवर है। अगला है दोस्तों कांजली वेटलैंड। तो कांजली वेटलैंड यह कहाँ पर है? कपूरथला पंजाब में स्थित है। ब्यास नदी का पानी इस वेटलैंड में भी आता है। रोपड़ वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड यह सतलज नदी के पानी से पोषित होता है, यानी रोपड़ वेटलैंड में सतलुज नदी अपना पानी ड्रेन करती है। अब देखते हैं रामसर साइट्स इन असम, मणिपुर एंड त्रिपुरा में, मीन्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और एक बात जान लीजिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल 3 ही रामसर साइट हैं, तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। दीपोर बिल, दीपोर बिल ये कहाँ पर है? असम में है। कामरूप असम जिले में है, असम के कामरूप जिले में है यह दीपोर झील। दूसरा है लोकटक झील, मणिपुर में यह स्थित है। फ्लोटिंग वेजिटेबल यहाँ पाया जाता है जिसे फुमदी कहा जाता है। फुमदी, फ्लोटिंग वेजिटेबल एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे फुमदी कहा जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कीबू लामजाओ नेशनल पार्क, कीबू लामजाओ नेशनल पार्क इसका नाम है, इसी झील में है। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि मणिपुर के लोकटक झील में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये लोकटक झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर है, ये उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब तीसरा है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील कहाँ पे है? यह भी एक वेटलैंड रामसर साइट घोषित किया गया है, त्रिपुरा में स्थित है। नीरमहल इसी झील में स्थित है। ये पिछले साल न्यूज में आई थी 2019 में, क्योंकि यहाँ पर बत्तख छोड़े गए थे पानी को साफ करने के लिए। रुद्र सागर झील के पानी को साफ करने के लिए यहाँ पर बत्तख छोड़े गए थे। अब देखते हैं कुछ हिमाचल प्रदेश में रामसर साइटें। हिमाचल प्रदेश की रामसर साइटें यही आखिरी है दोस्तों, टोटल 37 कवर हो जाएगा। पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक जिसे पोंग बांध झील कहते हैं, यह महाराणा प्रताप सागर के रूप में भी जाना जाता है। पानी इस झील में ब्यास नदी के द्वारा पहुंचाया जाता है। दूसरा है दोस्तों चंद्र झील। चंद्र झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चंद्र एक नदी है दोस्तों, वास्तव में स्पीति, हिमाचल प्रदेश के स्पीति में यह चंद्र लेक है और चंद्र एक रिवर भी है। चिनाब की सहायक रिवर है ये, चिनाब रिवर की सहायक नदी है चंद्र रिवर, और चंद्र नदी से ही पानी चंद्र लेक को पहुंचाया जाता है। रेणुका झील, रेणुका झील अगला झील है और यह आखिरी रामसर साइट है, मीन्स रामसर साइट नंबर 37 हो गया टोटल। तो रेणुका झील सिरमौर जिले में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश के। रेणुका जी मेला इसी झील पर लगता है, रेणुका जी मेला इसी झील पर लगता है, रेणुका झील पर। ये रेणुका है कौन? ये रेणुका भगवान परशुराम की माता जी थी और भगवान परशुराम का जन्म इसी स्थान पर हुआ था ऐसा माना जाता है। और भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे, तो आपको पता ही होगा विष्णु के 10 अवतार हैं, 10वां धरती पे अभी नहीं आया है, मतलब टोटल 9 अवतार भगवान विष्णु के हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन रामसर साइट। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वेटलैंड क्या होते हैं, पीटलैंड क्या होते हैं, रामसर साइट क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या था, आर्द्रभूमि दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, वेटलैंड पीटलैंड का महत्व क्या होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।